with us. तो हम उनके साथ I'll hand it over to him. Before that मैं briefly उनको introduce करूंगी आप सबके साथ, ताकि you will be knowing, और आप सबसे request है कि please keep the session very very interactive. जब आपको question पूछने का time दिया जाएगा या फिर बीच में कभी भी जब वो आपको अलाउ करें, आप प्लीज सवाल पूछें, अपने सवाल कलेक्ट करके रखिए। तो आज हमारे सेशन के लिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ ज्वाइन किया है अजय अरोड़ा जी ने। अजय अरोड़ा जी, Am I audible? यस यू आर। Okay, ठीक है। अजय अरोड़ा जी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर हैं। ये एक 100% विजुअली इम्पेयर्ड IAS ऑफिसर हैं, जिनकी लाइफ की पूरी जर्नी आपको उनके परसिवरेंस, उनके हिम्मत और उनकी लीडरशिप के बारे में बताएगी। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस ओवरकम करके अपना ड्रीम, अपना एस्पिरेशन पूरा किया है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2015 में रैंक 512 इन जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको भी बताएंगे, बट मुझे सबसे अहम चीज लगती है कि आप सबको जो भी मन में कभी भी अपने ऊपर डाउट आता है, डर आता है या विश्वास की कमी होती है, तो आप इनके लाइफ से सीख सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने वो चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए। सो आई विल हैंड इट ओवर टू हिम, ओवर टू अजय जी नाउ। थैंक यू भावना जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस प्रोग्राम में। सर 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, एक बार सबका इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, वन बाय वन सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें एक बार। हाँ जी। यस सर, मैं आई स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, आप अपना नाम बताएं और क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और कहाँ के रहने वाले हैं और कितना परसेंट विजुअल डिसेबिलिटी है आपको, यस और सर। क्या और लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जी सर, जी सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम पंकज मिश्रा, आई एम फ्रॉम चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। आई एम टोटली ब्लाइंड पर्सन. I am passionate about teaching. I want to become a successful educator for subjects English and mathematics. And I think this much is okay, sir. Any more points I have to include or? अभी क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? Sir, I am preparing for teaching exams. ओके, आपका ग्रेजुएशन हो गया है? Graduation plus special B.Ed VI plus masters in English. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है पंकज, वेरी Thank you नाइस। so much, sir. Okay. नेक्स्ट कीर्ति अरोड़ा। Good afternoon, sir. Am I audible? यस यस यू आर। My name is Kirti Arora and I'm from Delhi. Uh, I just completed my graduation in political science honors from Jesus and Mary College at Delhi University, and currently I'm pursuing masters in political science at Delhi University. I want to become a teacher. That's why I'm preparing for UGC NET. ओके ओके, नाइस। नेक्स्ट अनीशा। Good afternoon, sir. My name is Anisha Kumari. I am from Jammu, Bihar. Currently, I am in third year of my graduation and I am pursuing graduation from commerce stream. I am a CA finalist preparing for CA final. And talking about my academic qualifications, I have done my schooling from DAV Public School, Jammu, and rest of my plus 2 and graduation I am pursuing from State Board. I am a senior diplomat in classical music and my hobby is singing. कौन से कॉलेज से कर रहे हैं आप ग्रेजुएशन अपना? Sir, Women's College, Jammu. बिहार में कहाँ से बताया आपने? Jammu, डिस्ट्रिक्ट Jammu district. ओके ओके, Sir, ऑलराइट। चिराग पासवान यहाँ के MP रह चुके हैं. ओके, नेक्स्ट लक्ष्य। यस मैम, गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं बठिंडा पंजाब से हूँ।
और मैंने 2023 में ग्रेजुएशन किया था और करंटली मैं जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट का। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? जी सर। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से किया। ओके ओके, वहीं हॉस्टलर थे आप? हॉस्टल में रह के? लो विजन हूँ सर, लो विजन हूँ। ओके 75%। ओके। नेक्स्ट नीलेश। Good afternoon, sir. My name is Nilesh Parmar. I am from Vadodara, Gujarat, and I have completed Bachelor of Arts in Gujarati language. And currently, I am pursuing accessibility testing, and I want to become accessibility tester. And I work disability. I want to work disability sectors. ओके, Thank you, नाइस, sir. थैंक यू। नेक्स्ट प्रथम। या हेलो सर, मैं प्रथम हूँ और जो मेरी डिसेबिलिटी परसेंटेज अभी फ़िलहाल 40 है और मुझे कोन डायस्ट्रॉफी है, लो विजन है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट की है और अभी मैं मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और अभी मैं बस असिस्टिव टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ लैब में। दैट इज़ इट। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से किया है, रेगुलर से किया है। ओके, क्या सब्जेक्ट? सर साइकोलॉजी ऑनर्स। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट उत्तम। Good morning, sir. I am Uttam Kumar Singh from Kodarma, Jharkhand. I have completed my BTech in Electronics and Communication Engineering from Vinoba Bhave University, Hazaribagh. My disability percentage is 60%, and I want to become a government employee. नाइस। नेक्स्ट Thank you, उत्तम। sir. उत्तम हैज डन। नेक्स्ट विवेक। हेलो सर, मेरा नाम विवेक घुगे, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और अभी मैं डुअल डिग्री कर रहा हूँ। बी इन पॉलिटिकल साइंस मेरा 3rd ईयर चल रहा है और बी इन सिविल सर्विसेज उसमें मेरा 2nd ईयर चल रहा है एंड अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 27 में मेरा पहला अटेम्प्ट होगा, तो दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट शिवम। नेक्स्ट सैनी खान। हेलो यस। हेलो, मेरा नाम सनी खान है। मैं कलकत्ता जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। मेरा घर बिहार औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ और मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ और अभी मैं मतलब कि कोई प्रिपरेशन और कुछ मतलब अदर कोर्स में नहीं है एनरोल, मतलब कि यही दिशा एम्प्लॉय में छोड़ करके। ओके ओके। नेक्स्ट तनिष्क। शिवम, you can introduce. Hello, I'm Shivam speaking. Am I audible right now? Yes. Yes, you are. Okay, thank you. So, hello, ma'am. Hello, sir. My name is Shivam Davar, and well, I am maybe 90% disabled visually. I graduated in maths and computing degree in 2015 from IIT Delhi, and I have been a software developer. And well, since 8 years ago, I had an accident because of which I'm visually disabled. After that, I've also been an accessibility tester. And I dream of being a very well rehearsed software developer
in life. I've also been into classical music because I learned Kashmiri Santur years ago. Okay, I have actually done my nice. job also in Ipsia and two other companies. One of them was my own startup, and one of them was well, after my accident, I've worked in HCL for 3.5 years. Okay, okay, nice. Thank you. Next, Tarun. Am I audible? Yes. Yes, Hello, my name is Tarun Arora. I resides in West Delhi, and professionally, I'm a soft skills and English trainer. And right now, I'm looking for a job for a couple of months. I'm not in a job, and I got this opportunity. I got this opportunity to be the part of this group. So this would be my first session, and yeah, that's all about me. I'm 40% low vision, 40% low visually impaired. okay, okay, nice. Next, VK Yadav. Hello. Yes, you Yes, can introduce. Yes. I am Vinod Kumar Yadav. This is my full name, and I am from Bihar. Currently, I am staying in Delhi, and I have completed graduation in 2023. Now I am proceeding my post graduation. I am a student. Thank you. okay, great. Next, Ajmat Ansari. Ajmat, are you there? Okay, sir, that's all we have. Okay. So my name is Ajay Arora. So first and foremost, let me congratulate all of you for being part of this prestigious course which NAB really has started, दिशा। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने के लिए। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। सो माय नेम इज अजय अरोड़ा एंड आई एम फ्रॉम Haryana, Karnal. Now we are settled in Gurugram, and I am from 2016 batch of IAS. So I qualified civil services in 2016. Therefore, my batch is 2016. और आईएएस में मुझे इनिशियली मणिपुर काडर अलॉट हुआ था। तो मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है चुराचांदपुर विच लाइज ऑन म्यांमार बॉर्डर। सो आई वाज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट फॉर अराउंड 1 ईयर। उसके बाद मैं सेंट्रल डेपुटेशन पे चला गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वहाँ पे मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा और उसके बाद मेरा कार्डर चेंज हुआ मणिपुर से पंजाब। पंजाब में पहली पोस्टिंग थी मेरी असिस्टेंट कमिश्नर लुधियाना। फिर उसके बाद में मैं रहा एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पटियाला। फिर नेक्स्ट पोस्टिंग थी मेरी एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके तहत मेरे पास पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें पटियाला, संगरूर, बरनाला और फतेहगढ़ साहिब में जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे थे उस टाइम पे, वो सब मैंने एग्जीक्यूट किए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई एडीसी, जिसको हम एडीएम भी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मानसा, पंजाब। और फिर उसके बाद मैं एडीसी कपूरथला भी रहा और आजकल मैं स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हूँ। और पिछली पोस्टिंग मेरी थी म्युनिसिपल कमिश्नर बठिंडा। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम ऑल्सो 100% विजुअली चैलेंज्ड और मुझे आईएएस में अब 10वां साल चल रहा है और मेरी 10वीं पोस्टिंग है बेसिकली। सो
each year, each day has been a completely different experience in IAS. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हमें डिसेबिलिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के वक्त, इंटरव्यूज के वक्त। और दूसरा है कि आप सेफ बैंकिंग कैसे एक्सेस करें। और तीसरा है इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कैसे करें। तो ज़्यादा फोकस मेरा टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, बाकी आपके जो भी सवाल होंगे बीच में आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमें डिसेबिलिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सर ठीक है, आई करना थिंक चाहिए। फर्स्ट में करना नहीं चाहिए तो करना। क्यों करना चाहिए, और नहीं करना करना चाहिए तो चाहिए क्यों सर, नहीं, क्यों ताकि करना सर चाहिए? हमारे जो भी समस्या है या हमें जो भी टेक्निकल उनसे हेल्प चाहिए वो उन्हें पता हो कि इस पर्सन को ये डिसेबिलिटी है। से किसी को हियरिंग की है, किसी को अब दृष्टि बाधित है, कोई नहीं को ऑर्थो है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, इसे हमें क्या सुविधा देनी है। सर आई थिंक फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी सामने इंटरव्यूअर बैठा है उसके पास अगर हमारा सीवी या रिज्यूमे गया होगा, टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी इंटरव्यू एज वेल, तो उनके पास बेसिक डिटेल्स होती है हमारी, उसके बेस पे वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमारी क्वालिफिकेशंस होती है। तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि मतलब सिंपैथी गेन करने टाइप का। मेरे को लगता है कि अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस में बता रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो मेरे लिए सिंपैथेटिक रहे, तो मेरे हिसाब से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाले बंदे को ऑलरेडी पता होगा वी आर चैलेंज्ड। क्या आपका क्या नाम बताया आपने अपना? सर मैंने अनीशा। अनिशा। अच्छा, आप ये सर मानते हैं अगर कि आप चाहेंगे तो डिस्क्लोज मैं नहीं भी करना अपना चाहिए? एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। हाँ सर मैं पिछले 10-11 साल से डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ा हूँ, और काफ़ी सारे एनजीओज़ में मैंने काम किया है, इंटरनेशनल एनजीओज़ में भी। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं एनजीओ का नाम नहीं लूँगा, अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे सेंटर मैनेजर की पोजीशन थी और मेरे सारे स्किल्स सब कुछ मैच करते थे। मुझे अगर कंप्यूटर डिवाइस यूज़ करना होता है तो मुझे वो मैग्निफिकेशन ऑन करना होता है। उसी एनजीओ में कुछ समय पहले तक मैं वॉलेंटियर जाके गेस्ट लेक्चर भी देता था। अ, जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं वहाँ गया जॉब के लिए, और सारी स्किल्स वगैरह सब उनको मैच की उनकी प्रोफाइल से। And then when they saw in my CV that I have given guest lecture in this organization, so they have asked me like कि आपने कभी या आपने भी यहाँ कभी कोर्स किया है या आपको भी कोई डिसेबिलिटी है। मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था सीवी में। और जैसे ही उनको पता चला कि हाँ, क्योंकि शायद मेरी विजन से, मेरी आंखों से देख के ये नहीं पता चलता कि हाँ डिसेबिलिटी है, बट 40% मुझे डिसेबिलिटी है, तो मैंने उन्हें बताया हाँ। तो उनका जो रुख था वो बिल्कुल बदल गया, और उसके बाद उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए बुलाया भी, देखने के लिए मेरी स्किल्स, और उन्होंने मेरे से कुछ कम्युनिकेशन टेलीफोनिक कॉल्स भी करवाए और सब कुछ करवाया कंप्यूटर्स में। एंड आफ्टर 2 days दे दे टोल्ड मी दैट you are not suitable for this job profile. So I just confirmed from their senior manager that is this the only problem, that I am visually impaired, that you are not hiring me. They didn't say like yes, this is the real problem. उन्होंने कहा नहीं कि हाँ ये real problem है, बट उस दिन से मैंने सोचा, और ऐसा मैंने फेस किया है कई जगह, अगर आप बता दो तो मुश्किल होता है किसी कॉरपोरेट में या फिर किसी ऐसे एनजीओ में जहाँ पे वर्क कल्चर अलग हो, जहाँ पे वो इतने तेजी से हायरिंग नहीं करते हों विजुअली इम्पेयर्ड की या किसी भी डिसेबिलिटी की। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट इट सर शुड बी मेंशन इन द सीवी। सीवी में तो मेंशन होना ही चाहिए, ताकि जिसके पास भी हमारे रिज्यूमे पहुंचे वो पहले ही शॉर्टलिस्ट कर ले। सीवी में मेंशन नहीं था, इट्स अ फॉल्ट आई थिंक। सर हेलो ओके, हाँ, एनी अदर व्यू सर, किसी का और? सर मैं कुछ कहना चाहूँगा इसमें। सर सर जैसा इन्होंने अभी 2 लोगों ने बोला ये बात कि हमने ओपन डिस्क्लोज किया अपना डिजेबिलिटी, तो उन्होंने बोला जैसे अभी एक पर्सन ने कि मेरी जॉब वहाँ पे फिर नहीं मिल पाई मुझे, और सीवी में हम मेंशन करेंगे
तो हमें उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बाद में, लेकिन सीवी में मेंशन किया ठीक है, वो तो उनको पता ही हो गया कि हम ऑलरेडी हैंडीकैप्ड हैं या डिजेबल्ड पर्सन हैं। लेकिन अगर पूछते भी हैं तब भी डिस्क्लोज करना चाहिए। और जहाँ बात आती है कि इस वजह से हमारी जॉब ना मिले, तो ये उनकी समस्या है कि उनके पास वैसा सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं है या उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि हम जैसे लोगों को वो जॉब दे सके, मेरा मतलब है। तो मतलब डिस्क्लोज तो करना ही चाहिए। और आप नहीं भी डिस्क्लोज करोगे तो अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है उस डिजेबिलिटी को लेकर, तो वो तो अपने आप जाहिर हो जाएगी समय के साथ, मतलब वो अपने आप रिवील हो जाएगी। उसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि वो लोग नहीं जान और पाएंगे जब वो हमारी लोग करते ही डिसेबिलिटी के लिए काम हो, तो इतना तो ग्रांटेड लेना चाहिए कि अगर उनके पास कोई आ रहा है और उसको डिसेबिलिटी है और वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, अदरवाइज भी डायनेमिक है पर्सनालिटी, और फिर भी वो सिर्फ इसको देख के कि ये विजुअली इम्पेयर्ड है विद 40%, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, तो ये भी तो कम्प्लीटली फेयर नहीं हुआ ना प्रॉब्लम। नहीं, फेयर नहीं हुआ, वो बात ठीक आपने ठीक है। बोला, बिल्कुल और ठीक। एनी अदर व्यू, एनी अदर व्यू, और सर किसी को फेयर सवाल? सर, फेयर अकॉर्डिंग टू मी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सिनेरियो। अगर आपको लगता है आपको बताना चाहिए, आपको नीड है बताने की, तो आपको बताना चाहिए। बाकी अगर नीड नहीं है तो लाइक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, किसी और का कोई और व्यू पॉइंट इसके ऊपर? बहुत अच्छा हाँ डिस्कशन हो Yes, रहा sir. है। तो मुझे क्योंकि ये कहना आइडिया था। इज नॉट दिस, आइडिया इज नॉट दिस कि मैं यहाँ पर आऊँ और लेक्चर दे के चला जाऊँ। जब तक कि कम्युनिकेशन ना हो, डायलॉग ना हो, तब तक वो डिस्कशन सक्सेसफुल नहीं होता है बेसिकली। तो जब आप अपने कंसर्न्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो व्हेन आई विल आंसर, आई विल कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। हाँ, बताइए, एनी अदर व्यू पॉइंट? Yes, ये था। basically, it's like this. What I think that if you are capable for the job, even if you are visually disabled, तो फिर आपने resume में लिख रहे हो that you are disabled, इंटरव्यूअर को भी पता चल रहा है, तो वो पूछेंगे तो आप बताते हो हाँ डिसेबल हैं। एट द सेम टाइम आप काम कर पाओगे और ऑफिस में वो आपको आराम से हैंडल कर पाए, जब आपको जरूरत पड़े तो आपको हेल्प कर पाए वो एज अ विजुअली डिसेबल्ड पर्सन। बाकी आप जॉब ऐसे कर रहे हो, तो आप कर रहे हो तो एवरीथिंग इज वेल एंड वेल। अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसमें उनकी भी फॉल्ट है। अगर वो खुद ही मुझे नहीं हेल्प कर पा रहे तो फिर वहां पर जॉब मेरा करना भी उसका फायदा नहीं है। अदरवाइज तो मुझे आई शुड बी ऑनेस्ट अबाउट माई विजुअल डिसेबिलिटी विद देम टू देम। यस। सर कोई मैं और? हाँ, 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 बताइए। तो जैसे अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, यूपीएससी यूजीसी नेट, अगर हम किसी के भी इंटरव्यू में जाएंगे ऐसे गवर्नमेंट वाले, तो अगर हमारे सीवी में मेंशन है तो उन्हें पहले से पता होगा। अगर हम बोलेंगे तो फिर उनको सिंपैथाइजिंग ही लगेगा। बट मुझे ना मतलब इसके अलावा, इंटरव्यू के अलावा भी एक चीज कहनी थी, जैसे नॉर्मल लाइफ में, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो अगर हम ऐसे बोल देते हैं ना आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, तो मैंने देखा है बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो मेरे एकदम आर्म पकड़ लेते हैं, कहते हैं हम आपको लेकर जाते हैं, बट मुझे वो हेल्प नहीं चाहिए। मतलब ओवर हेल्प भी करते हैं कभी कभी, जब जैसे नहीं चाहिए। अब जैसे मैं अपॉइंट हो गई कहीं पे, अब किसी ऐसे रैंडम को पता चला मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो वो मुझे पकड़ कर मेरी सीट तक क्यों लेकर जाए? मुझे वो चीज थोड़ी ओवर हेल्प लग जाती है, वो मुझे फिर अजीब लग जाती है। या फिर ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मेरा इतना विजन तो है कि मैं मतलब नॉर्मली ट्रैवल कर लेती हूँ, नॉर्मली सब कुछ कर लेती हूँ, मेरा 50% है। बट जैसे अगर किसी को पता चलता है ना आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, और अगर कोई पेन भी अगर नीचे गिरा है तो वो मुझे खुद उठा के देते हैं, वो मुझे थोड़ा अजीब लग जाता है। मुझे ये था मतलब, ओवर भी कर देते हैं कभी कभी। पॉइंट वेल टेकन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे व्यू पॉइंट सबने शेयर किए। किसी ने कहा कि डिसेबिलिटी डिस्क्लोज करना चाहिए, किसी ने बोला नहीं करना चाहिए, किसी का कहना है कि solution नहीं मिलता है, किसी का कहना है कि उसकी वजह से लोग सिंपैथाइज करने लगते हैं। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी ये है, कहीं से साउंड आ रहा है तो सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। जल्दी कर दो यार, आपको जिसको जिसको बोलना है अजमत, वो प्लीज अनम्यूट कर म्यूट योर लीजिए। माइक। अदरवाइज एवरीबडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जिसको भी बोलना है वो अनम्यूट करके बोलेगा बेसिकली। तो अलग अलग, किसी का मानना ये है कि लोग सिंपैथाइज करते हैं, है ना। किसी का कहना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। दीज आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और सबको सिमिलर एक्सपीरियंस लाइफ में हो ऐसा हो नहीं सकता।
क्योंकि हम सब लोग सेम नहीं हैं। ये पीछे से थोड़ा, यू कुड म्यूट योर माइक प्लीज। सर लेट मी डू वन थिंग। आप एक बार मैं सबको म्यूट कर लेता हूँ, फिर आप अनम्यूट कर हाँ लीजिएगा। हाँ हाँ। हाँ जी, अब करो। ओके, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यू आर Yes, sir. ऑडिबल। ओ फाइन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। कभी भी ये सिमिलर एक्सपीरियंस सबके साथ नहीं हो सकते, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट बेसिकली। बट अल्टीमेट रियलिटी ये है कि हमें अपनी डिसेबिलिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी डिसेबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं तो चार अपने पॉजिटिव पॉइंट भी वहां पे आप मेंशन कीजिए, बताइए उनको कि आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बट आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, आई नो हाउ टू मेक पीपीटीज, आई नो हाउ टू वर्क इन एमएस ऑफिस, आई नो हाउ टू सर्फ द इंटरनेट, आई नो हाउ टू वर्क विद चैट जीपीटी, एआई टूल्स। तो जब आप अपनी डिसेबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं और अपने 4 5 10 पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ दिखती है। केवल अपनी डिसेबिलिटी ही नहीं बतानी है, डिसेबिलिटी बताने के बाद डिसेबिलिटी को इस तरीके से बताएं कि साथ ही साथ अपने आप 4 6 पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताएं। तो जो एम्प्लॉयर है वो ये देखेगा कि हमें क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, जिसको हम एम्प्लॉय करने जा रहे हैं उसको ये 5 6 स्किल सेट्स आनी चाहिए। और जब आप मेंशन करेंगे कि मैं एआई के थ्रू काम कर सकता हूं, मैं कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर सकता हूं, मैं एमएस ऑफिस ऑपरेट कर सकता हूं, मुझे इंटरनेट चलाना आता है, मुझे रिपोर्ट बनाना आता है, मुझे पीपीटी बनाना आता है, तो उनका माइंडसेट चेंज होगा। शुरू में शायद उनको लगे कि अच्छा ये डिसेबल्ड है, ओके। बट जब आप स्किल सेट के बारे में बताएंगे तो धीरे धीरे उनका माइंडसेट चेंज होने लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो माइंडसेट में है और हमें वो माइंडसेट बदलना है। माइंडसेट कैसे बदलोगे? जब आप अपने स्किल सेट्स के बारे में लोगों को बताओगे। तो एक कॉरपोरेट में है अभी राहुल पिल्लई करके हैं, जिन्होंने आईएम त्रिची से एमबीए किया और अभी अमेजोन में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे 53 कंपनीज ने रिजेक्ट किया, 53 बार मुझे रिजेक्शन मिला, और उसके बाद 54th टाइम में मुझे ये अमेजोन की जॉब मिली है। आई मीन उससे पहले आईबीएम में भी रहे हैं, 55th टाइम में मुझे अमेजोन की जॉब मिली है। इससे पहले आईबीएम में भी मैं रहा 3.5 साल तक। तो कहने का मतलब ये है कि 53 बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं अपने बारे में एडवोकेसी करूंगा ही नहीं, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा ही नहीं, मैं कहीं पे अप्लाई करूंगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं करूंगा ना, मैं करूंगा अप्लाई, जगह जगह ट्राई करूंगा। एक कंपनी नहीं लेगी तो दूसरी कंपनी लेगी, दूसरी नहीं लेगी तो तीसरी लेगी। और आजकल बहुत सारे एनजीओ, एनएबी जैसे बहुत सारे एनजीओ सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स करते हैं, कॉरपोरेट्स के साथ टाई अप्स करते हैं। जैसे इनेबल इंडिया है बैंगलोर में, वो लोग काफी काफी लोगों का उन्होंने प्लेसमेंट कराया है कॉरपोरेट्स में। एनएबी दिल्ली वाले भी लगातार टच में रहते हैं कॉरपोरेट्स के साथ और बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। कैफे बियॉन्ड आइज करके भी जो चालू हुआ है, उसमें भी बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें डिसेबिलिटी को निश्चित रूप से डिस्क्लोज करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि जी हमें नहीं लेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि लेने के बाद आपको रख ले वो? मान लीजिए आपने अपनी डिसेबिलिटी डिस्क्लोज नहीं की, उन्होंने आपको रख लिया, तीसरे दिन उनको मालूम चला ही इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दे विल स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स विद यू कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इनको पहले बताना चाहिए था। कंप्लीटली माइंडसेट चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो जब उनका ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा कि हम एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपनी कंपनी में ले रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं, तो वो रीजनेबल अकोमोडेशंस का भी ध्यान रखेंगे। और अगर रीजनेबल अकोमोडेशंस वो नहीं देते हैं तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत तहत आप डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें रीजनेबल अकोमोडेशंस दें। और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में ये प्रावधान है कि हर एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर वो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो, वो अपनी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाएगा और उसको पब्लिसाइज करेगा।
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नहीं बनाते हैं। तो आप अपने अपने स्टेट्स के अंदर जो स्टेट कमिश्नर्स कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज बनाए गए हैं, उनके पास जाके अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करा सकते हैं कि फला फला एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नहीं बनाई है या पब्लिसाइज नहीं की है। तो उनको डायरेक्शन दिया जाए, उन्हें कहा जाए, उनसे इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी मंगवाई जाए। तो कंपनी जब ये सब करेंगी तो अपने आप उनके अंदर सेंसिटाइजेशन आएगा बेसिकली। तो बेसिकली चीजों को बदलना है हमने। एटीट्यूडनल बैरियर्स, जैसे कहा कि सुनते ही एटीट्यूड चेंज हो गया लोगों का, तो इसको हम एटीट्यूडनल बैरियर्स कहते हैं। तो समाज में एटीट्यूडनल बैरियर्स तो हैं और वो रहेंगे, समय के साथ जाएंगे, तुरंत नहीं जाएंगे बेसिकली। और उसी को दूर करने के लिए आजकल बहुत सारे एनजीओ, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब लोगों ने मुहिम चला रखी है बेसिकली। और जब हम डिसेबिलिटी स्टडीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है। सोशल मॉडल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी यही कहता है कि जो मेरी डिसेबिलिटी है ये केवल एक, इसको केवल एक मेडिकल ना मान लिया जाए, मेडिकल मॉडल ना माना जाए, इसको इम्पेयरमेंट ना माना जाए, मेडिकल डिफॉल्ट ना माना जाए। इसको इस तरीके से देखा जाए कि सोसाइटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोसाइटी की इसमें क्या गलती है, सोसाइटी ने क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली नहीं बनाया, क्यों एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर नहीं किया। क्या समाज की जिम्मेवारी नहीं है कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, हमारे लिए भी एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल हो, वर्क प्लेसेस एक्सेसिबल हो। तो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी इसी के बारे में बात करता है और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और एडवांस मॉडल है डिसेबिलिटी स्टडीज के अंदर बेसिकली। तो हमें निश्चित रूप से अपने डिसेबिलिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए। अब इसके ऊपर यदि और किसी का कोई व्यू पॉइंट है, अगर किसी को लगता है कि नहीं करना चाहिए इससे, तो आप डेफिनेटली अपनी बात शेयर कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एनी तो पॉइंट ऑन दिस? कहना था, सर आप मुझे ये कहना था कि नहीं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। डिस्क्लोज तो करना चाहिए, बट मुझे ये कहना था कि जैसे अगर कोई पर्सन डिस्क्लोज नहीं करता, फिर अगर वो चाहे तो उसके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी तो नहीं उसकी हेल्प करेंगे ना, वो भी उस पर ही बैकफायर हो जाएगा वो पूरा, है ना। क्या बैकफायर हो जाएगा? अरे अगर कोई पर्सन अपनी डिसेबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं करता, जैसे किसी कंपनी में जाता है, ठीक है, फिर वो लग गया, अब फिर वो बोले, कंपनी वाले जैसे आपने बोला ना, टॉन्ट मारने लग जाते हैं, बाद में आप में ही गलतियां निकालने लग जाते हैं, फॉल्ट निकालने लग जाते हैं। तो फिर अगर वो चाहे तो उसके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी तो कोई काम नहीं कर सकते ना, कि मतलब इन सब नहीं ऐसा बेसिस पे आपको मुझे अकोमोडेशन देने हैं, नहीं ऐसा नहीं है, एनवीडीओ देना है, अकोमोडेशन तो आप जॉब मांग ही देना है। सकते हैं। ऐसा नहीं है, अकोमोडेशन तो आप मांग ही सकते हैं, वो नहीं है वो तो। फिर भी दे आर लाइबल, अकोमोडेशन देने के लिए तो नहीं, लाइबल बट हैं। फिर वो कंपनी बोल नहीं सकती बट कि आजकल इन्होंने गलत तरीके से करा है। आजकल एक चीज और है कि हर कंपनी में जो है ना, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी के ऊपर एक पोस्ट भी होती है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, आईबीएम हो गई, डिलॉयट हो गई, सोनी इरेक्सन हो गई, amazon हो गई, हर कंपनी में एक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस के ऊपर एक अलग विंग बना हुआ है और उसके लिए वो स्पेशल रिक्रूटमेंट करते हैं बेसिकली। तो वहां पर भी वही लोग जाते हैं जिन्होंने आईआईएम से एमबीए किया हुआ तो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लिया ही नहीं जा रहा है। बहुत सारे हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लोग हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और उसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी वाले डिपार्टमेंट में ही जॉब कर रहे हैं बेसिकली। तो उस डिपार्टमेंट का काम ही ये होता है कि कंपनीज की पॉलिसीज को, कंपनीज के प्रोडक्ट्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली कैसे बनाना है। ओला है, जैसे ओला, ओला में भी डिसेबल्ड पर्सन्स काम कर रहे हैं, डिलॉयट में भी कर रहे हैं, amazon में भी कर रहे हैं, आईबीएम में भी कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं। सर क्वेश्चन और था कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो चलो हमें डिस्क्लोज कर देना चाहिए, बट जैसे जब आप अपना इंटरव्यू देने गए होंगे, या फिर जैसे हम गवर्नमेंट में किसी में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो उन्हें तो पहले से पता है कि हम डिसेबल हैं, तो फिर हम मतलब अपने इंट्रोडक्शन में डाले कि नहीं डाले। नहीं, वो तो गवर्नमेंट में तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आप, नेचुरल सी बात है कि उसमें जब रिजर्वेशन है तब आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप मेंशन कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, तो केवल इंटरव्यू देने गए थे। वहाँ तो आपने, तब भी आप अगर रिजर्वेशन, गवर्नमेंट में तो हर जगह रिजर्वेशन होता ही है ना। हम्म। गवर्नमेंट में तो है रिजर्वेशन, हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है गवर्नमेंट में। तो वहाँ तो आप लिखोगे ही कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो पीडब्ल्यू में किस कैटेगरी से हैं आप, वो तो आप मेंशन करोगे ही।
नहीं, वो तो हम करेंगे। मैं इंटरव्यू के में कर रही हूँ। जैसे अगर हम इंटरव्यू जैसे में भी टीम। इंटरव्यू में भी आप जाओगे तो कुछ ना कुछ तो फॉर्म तो भरोगे ना, तभी तो आपको बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको कॉल लेटर आएगा, आपको बुलाया जाएगा। कुछ तो अपने फॉर्म सबमिट करोगे ना, उसमें अपना नाम लिखोगे, अपना बायोडाटा दोगे, कुछ कुछ उनका परफॉर्मा होगा जो निकालेंगे, वो उसको भरोगे, उसमें कैटेगरी मेंशन करना पड़ता है, वो तो लिखोगे ना फिर। ठीक है, थैंक यू। सर सर जी हेलो जी। सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया सर। ये जो आपने बोला कि डिजेबिलिटी को डिस्क्लोज करना है और उसके साथ हमें ये भी बताना है, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी स्किल सेट क्या है, मतलब उससे हमारा ये समझ में आता है हमारे लिमिटेशन या हमारा जो डिजेबिलिटी है वो बैरियर नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते या हम मोबिलिटी में अच्छे नहीं हैं, कुछ भी हो, मतलब हमारा उससे कोई हमारा इफ़ेक्ट, मतलब इधर अपना स्किल पे इफ़ेक्ट हमारा नहीं है कि वो अफेक्टेड नहीं है, स्किल हमारे अंदर है वो चीज़। और सर मैं एक चीज़ बिल्कुल। पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला आईआईएम से अगर एमबीए करके कोई बड़ी कंपनीज में मतलब अपॉइंट होता है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मतलब 2026 में एमबीए करने का सोच रहा हूँ, तो सर अगर मैं रेप्यूटेड कॉलेज से ना करूँ जैसे आईआईएम वगैरह से, क्योंकि सर उधर कंपटीशन बहुत है और मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ में उतना नहीं है कि मैं क्रैक कर जाऊंगा कॉम्पिटिटिव उधर। तो सर अगर मैं नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी है जैसे इधर हमारे चित्रकूट में जहाँ रह रहा हूँ, तो सर मैं अगर करूँगा तो उसका बेनिफिट है या नहीं, कुछ बताएंगे सर? नहीं, अच्छी जगह से करना चाहिए आपको। अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए तो अच्छी जगह से करो। कंपटीशन है तो क्या हो, आप तैयारी करो, आप कोचिंग लो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे, उनसे मटेरियल लो, उनसे गाइडेंस लो। पर जब आपको करना ही है तो फिर क्यों ना अच्छे से किया जाए। सिर्फ करने के लिए करना है उसका तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जब आप अपने स्किल सेट के बारे में बताते हैं, जैसे अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि अब ब्रेल है। ब्रेल हमें बहुत लोगों को, हम मुझे लगता है आप काफी लोगों को ब्रेल आती होगी आप में से। Yes, sir. आप में से आती है यस ना, हाँ। सर। हाँ, Yes, sir. तो ब्रेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा रेलिवेंट रहेगा। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। तो जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी ओकेजन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे आते हैं जब आपको प्रिपेयर्ड स्पीचेस डिलीवर करनी होती हैं। यानी वो स्पीचेस आपको गवर्नमेंट के बिहाफ पे तैयार करके दी जाएंगी, उसमें गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स होंगे बेसिकली। 20-20, 25-25 पेजेस की वो स्पीचेस होती हैं, उसमें आप अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, कोई एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसी स्पीचेस को आपने डिलीवर करना है 15-20 हजार लोगों के बीच में, ऐसी 30-40 हजार लोगों की गैदरिंग में अगर आपको ऐसी स्पीचेस को डिलीवर करना है, तो तब आप सुन के तो करेंगे नहीं, खाली जॉस चला के उसको सुना फिर बोला, सुना फिर बोला, उसमें बहुत समय जाएगा। तो उस वक्त ब्रेल आपका बहुत हैंडी है, बहुत काम आता है कि आप ब्रेल में प्रिंट आउट लेके जाइए और आप जहां पर भी खड़े हैं, आप पेजेस निकालिए, अपना पोडियम पे रखिए और पढ़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ब्रेल के पेपर आपको 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे घर पे स्पीच डिलीवर करने से पहले, वो आप पहले से तैयारी कर लीजिए। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली 15-20 हजार लोगों के सामने अपनी स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंस दिखता है बेसिकली। फिर बहुत सारी मीटिंग्स जब होती हैं तो उसमें मैं डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले का यूज करता हूँ। मान लीजिए कोई एक मीटिंग है, उसमें 30-40 एजेंडा आइटम्स हैं और सारे एजेंडा आइटम्स वो टेक्निकल हैं, तो मैं 30-40 चीजें याद तो कर नहीं पाऊंगा मीटिंग में जाने से पहले। और मीटिंग में जब आप लोगों को बुलाते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जब आप बैठ के उनके उनको रिव्यू करते हैं, उनके टारगेट्स को रिव्यू करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं बेसिकली। तो तब मैं डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले का इस्तेमाल करता हूँ। वो 30-40 एजेंडा आइटम्स मैंने लिख लिए पॉइंट वाइज, तो एक पॉइंट मैंने पढ़ा और उसके ऊपर 2-3 मिनट डिस्कशन किया। किसको टारगेट था, किसके पास ये टारगेट था, कितना अचीव हुआ, नेक्स्ट टारगेट क्या है, वहीं पर ही उसको लिख लिया। तो उससे क्या होता है कि आपको अपना एजेंडा किसी और से पढ़वाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मीटिंग चेयर आप कर रहे हैं, मीटिंग कंडक्ट आप कर रहे हैं। और जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है अगर वही एजेंडा नहीं पढ़ पाएगा, आप किसी और को बोलोगे कि भाई एजेंडा पढ़ दीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अथॉरिटी डिप्लीट होती है।
तो ऐसे में आपके पास ब्रेल बहुत काम आएगी। फिर अब आपको अगर पीपीटी प्रेजेंटेशन देना है तो उसमें भी आप पीछे नहीं हैं। आप पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार कराइए, 10 12 15 स्लाइड्स का आपने तैयार करा लिया, और हर स्लाइड का आपने एक वर्ड फाइल बना के और उसका ब्रेल में प्रिंट आउट ले लिया। फिर आप क्या करेंगे कि आप पीपीटी चलाइए वहां पे और एक अपना असिस्टेंट रखिए, उसको बोलिए जिस भी स्लाइड पर है आप उसको बोलिए स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 5 खोलिए, और ब्रेल में आप स्लाइड नंबर 5 खोल के ब्रेल से पढ़िए और एक्सप्लेन कीजिए लोगों को आप। तो जो प्रोजेक्टर पे लिखा हुआ आ रहा है वही चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरे लोग भी यही काम करते हैं, वो देख के कर रहे हैं, आप ब्रेल से पढ़ के कर रहे हैं। आप जाना चाहते हैं स्लाइड नंबर 8 पे, आप बोलिए स्लाइड नंबर 8 प्लीज। उसने 8 खोल दिया, आपने 8 के बारे में बताया कि जी क्या हो रहा है, ये हमारा इशू है, ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारा फीडबैक है। कुछ भी आपने, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है जिस चीज के ऊपर भी, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप वहां पर भी पीछे नहीं हैं। तो जब आप ये सारी चीजें वहां पर बताएंगे, फिर इसके अलावा जैसे आजकल डिक्टेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, जे से विद ड्रैगन। तो जब मुझे अपने ऑर्डर्स लिखने होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं 15 से 20 पेजेस में, तो उसको मैं जे से विद ड्रैगन, एक सॉफ्टवेयर है डिक्टेशन सॉफ्टवेयर, उसके माध्यम से मैं वो ऑर्डर्स लिखता हूँ अपने। तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में माइक अटैच कर दिया, उसके बाद उसको बोलो ओपन वर्ड फाइल, उसने वर्ड फाइल खोल दी, आपने उसको डिक्टेशन देना चालू कर दिया, तो वो जो आप बोलते जाएंगे वैसे ही वो टाइप करता जाएगा, लिखता जाएगा। तो 98% से लेके 99% तक की एक्यूरेसी उसमें आपको मिलेगी। कुछ 1 2% की एक्यूरेसी नहीं होती, उसके लिए आपको एक बार पढ़ के खुद से एडिट करना पड़ेगा। वो आप कोई अगर किताब भी स्कैन करेंगे उसमें भी 100% एक्यूरेसी नहीं आती है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने जो 15 20 पेजेस आपको खुद लिखने थे टाइप करके, वो आपने डिक्टेशन दिया और डिक्टेशन के थ्रू वो सारे के सारे पेजेस टाइप हो गए बेसिकली। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास एक अगर स्टेनो है, अगर आप किसी ऑफिसर लेवल पोजीशन में हैं तो आप स्टेनो को डिक्टेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई असिस्टेंस नहीं है, स्टाफ नहीं है, कॉर्पोरेट में ज़्यादातर स्टाफ नहीं दिया जाता है, तो आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। तो जब आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताएंगे, डिफरेंट स्किल सेट्स के बारे में बताएंगे एम्प्लॉयर को, तो ऑटोमेटिकली उनका माइंडसेट चेंज होने लगेगा, डाउट्स रिमूव होने लगेंगे। ठीक है, तो ये रहा इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हमारा है कि सेफ बैंकिंग हम कैसे करें। आप में से कितने लोग गूगल पे यूज करते हैं? ये मैं यूज करती हूँ। अभी कर करते लगा। हैं सर। यस सर, उत्तम। हाँ, करते हैं गूगल पे यूज। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई क्या चैलेंज क्या लगता है आपको बैंकिंग के में क्या चैलेंज आता है आपको? सर पिन डालने में थोड़ा सा डर लगता है कि आसपास अगर लोग रहे तो ठीक है, बेसिकली सर उसका भी एक हेडफोन। सॉल्यूशन है, हम हाइड स्क्रीन करके डाल सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आईफोन में भी है और एंड्रॉयड में भी ये ऑप्शन है। जैसे आईफोन में अगर आप 3 फिंगर से ट्रिपल टैप करते हैं तो स्क्रीन कर्टन ऑन हो जाता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है कोई दूसरा पर्सन नहीं देख सकता है। तो आपकी पूरी पूरी की पूरी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी बेसिकली। तो जब पिन डालता हूं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब पिन डालता हूँ तो मैं स्क्रीन कर्टन ऑन कर देता हूँ। उसके बाद पिन डाला, किसी ने देखा ही नहीं कि मैंने क्या पिन डाला। फिर दिखाने के लिए उसको आप स्क्रीन कर्टन ऑफ करके बोलिए देखिए भैया ये हमने कर दिया है, आपको चला गया है, आपको फोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लीजिए, अदरवाइज आप अपना चेक कर लीजिए अकाउंट, आपको आ गया होगा। तो सामने वाला पर्सन कह देता है हाँ हाँ आ गया। क्योंकि आजकल तो बोलने वाला भी है कि वो बोल देता है पेटीएम पर इतने रुपए रिसीव हुए, इतने रुपए सर सर प्राप्त हुए। सर सर, ये जो है ना सर, एक ये जो यहाँ पे ये इन्होंने पॉइंट उठाया, इसमें ये भी है ना सर, जैसे टॉक जो टोटली ब्लाइंड पर्सन वो टॉक बैक यूज करता है, तो मे बी हम उस टाइम जब हम पिन डाल रहे होते हैं तो उस समय हम टॉक बैक का जो एक्सेसिबिलिटी वो है ना साउंड, तो उसको हम काफ़ी स्लो कर सकते हैं। यही एक चांस है, क्योंकि सर सुनाई देगा तब तो वो देख नहीं पाएगा, तो सुन के तो पकड़ ही लेगा ना क्या पिन डाल रहा है। सकते हैं, ईयरफोन भी तो डाल सकते हैं। उसमें मैं उसमें उसमें क्या ईयरफोन और है कि अगर हेडफोन यूज आपको ऐसा करो। डाउट है कि कोई व्यक्ति सुन सकता है आपका पिन, तो उसमें क्या होता है कि हमें डबल टैप करना ही पड़ेगा उस नंबर के ऊपर।
तो आप 2-3 बार कोई कोई नंबर आपने दबाया, उसको सुनाई दिया, लेकिन जिस पे आपने डबल टैप किया वो उसको मालूम नहीं चलेगा। मान लीजिए 6 डिजिट का यूपीआई पिन है, आपने 8-10 डिजिट उसको सुना दिए सामने वाले को, तो वो गैस गैस नहीं कर पाएगा कि आपने कौन से नंबर के ऊपर टैप किया है बेसिकली। तो ये भी एक तरीका होता है। यस सर, यस सर। सर ऐसा मैंने इसलिए बोला ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ऐसे ही हॉस्टल में रहता था, तो मेरे फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड है, मेरे पार्टनर हैं, रूममेट थे, तो इधर मैं पेमेंट करने के लिए मेरे करीब मैंने मतलब ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था, बट वो भी जुलम पैड ही था। तो मतलब वही मैं गेस किया कि देखो यार, फिर मैंने उसको बोला कि यार थोड़ा मैं पिन डालो, या ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा सा तुम दूर चले जाओ, कि बोलना पड़ता है। तो मतलब मुझे यहाँ पे लगता है कि ब्लाइंड की जो है उधर पिन कैसे क्या डाल रहा, क्या बना रखा है, तो उधर गेस करने की कोशिश करता रहता है। ऐसा मैंने देखा है, इसका एक्सपीरियंस नहीं, किया उसमें है। फिर उसमें ये है ना कि आप फिर अपना यूपीआई ऐप खोलने से पहले ही आप अपना उसको स्क्रीन को हाइड कर दीजिए। आप किसी को बता ही क्यों रहे हैं कि मैं अपना गूगल पे खोलने जा रहा हूँ? गूगल पे खोलने से पहले ही आप स्क्रीन हाइड कर दीजिए अपना, तो किसी को मालूम ही नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा कोई नॉर्मल काम कर रहा है मोबाइल के ऊपर ये। नहीं सर, हाइड वाला तो मैं समझ गया। हाइड स्क्रीन क्या है ना, वो दिखेगा बस नहीं। टॉक बैक के साथ अगर हम चला रहे हैं तब तो सुनने वाला मैं नहीं बोल तो रहा फिर हूँ। आप हाँ हाँ, समझ गया आपकी बात। ईयरबड्स यूज कीजिए, ब्लूटूथ। उसमें थोड़ा सा आपको आप एक्स्ट्रा ईयरबड्स यूज केयरफुल कर जरूर रहना सकते हैं, पड़ेगा। हेडफोन यूज कर सकते हेडफोन यूज कर सकते हैं आप, नेकबैंड यूज कर सकते हैं आप, है ना? ऐसा भी है आजकल ना तो सर, ऐसे जिसे हम आजकल स्मार्ट ग्लासेस आ गए हैं, बेसिकली स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ, जितना ज्यादा हम डिजिटल बैंकिंग को सीखेंगे, जितना ज्यादा हम इन एप्स को सीखेंगे, यूनियन बैंक का ऐप हो गया, एसबीआई का ऐप हो गया, डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज जो हैं, उनको जितना हम ऐप के माध्यम से खुद करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे, उतना ही हमारा डिपेंडेंस दूसरे लोगों के ऊपर से कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सीखना तो पड़ेगा। हम कब तक दूसरों से करवाते रहेंगे कि ऐप खोल के हमारा ये एफडी बना दीजिए, ऐप खोल के ये फंड ट्रांसफर कर दीजिए? असली सोल्यूशन है चीजों को खुद सीखना। तो जैसे एनआईपी दिल्ली वाले बहुत बार वर्कशॉप कराते हैं इन सब चीजों के ऊपर, कि मोबाइल आप कैसे यूज कर सकते हैं, सेफ बैंकिंग आप कैसे कर सकते हैं, उन सब वर्कशॉप्स का आप हिस्सा बने। एक एक दिन की वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है आपको कि ऐप कैसे डाउनलोड सर करना है सर सर उसमें। मेरा सजेशन, सर एक छोटा सा मेरा सजेशन है कि अगर एनएबी में मतलब आपकी अभी आवाज नहीं आ रही। कोर्स 1 महीने का ऐसे ही जैसे दिशा का ये लोग करा रहे हैं, अगर हो सके तो। सर अभी आ रही? हेलो? हाँ हाँ हाँ, अब बताइए। हेलो? पंकज, कई बार वर्कशॉप्स होती है तो हेल्पलाइन में हम उसका इंफॉर्मेशन सर्कुलेट भी करते हैं। आप चेक करते रहिएगा, अगली बार जब भी कभी होगा हेल्पलाइन में मैसेज आएगा, आप उसके पार्ट बन सकते हैं बिल्कुल। और आप मैम जो है नहीं, एनएबी वर्कशॉप की बात एनएबी नहीं का कर जो रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं वर्कशॉप को। अच्छा, एनएबी ठीक है। एनएबी का व्हाट्सएप का भी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, हाँ, उसके थ्रू भी आपको मैसेजेस मिलेंगे, और उनका एक गूगल ग्रुप भी है, मेलिंग लिस्ट भी है। उस मेलिंग लिस्ट का आप हिस्सा बन जाइए, तो आपको सारे मेल्स भी आते रहेंगे, कब कब कौन कौन सी वर्कशॉप, कौन कौन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। यस सर, यस सर। मैं ऑलरेडी ग्रुप्स में हूँ सर, बट मैं मतलब ये सजेशन दे रहा था कि अगर 1 मंथ का मोबाइल टेक्नोलॉजी का भी कोर्स अगर रहेगा तो उसमें सब कुछ सीखेंगे ना, सिर्फ सिर्फ गूगल पे या वैसा कुछ नहीं नहीं, इधर 1 मंथ सीखकर तो बहुत कई ज्यादा सारे। है। 1 मंथ बहुत ज्यादा है, आपको एक दिन में सब कुछ सिखा दिया जाएगा, 1 से 2 दिन में सिखा देंगे सब कुछ ये। 1 मंथ की जरूरत ही नहीं है। या फिर ये हम एनएबी दिल्ली के ऊपर छोड़ते हैं, वो किस तरीके से डिजाइन करेंगे अपनी चीजें। बट निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स एनएबी दिल्ली की तरफ से होते रहते हैं, और जब भी ऐसे प्रोग्राम्स हों तो आप लोगों को उन प्रोग्राम्स का लाभ उठाना चाहिए, है ना? तो बस मेरा कहने का मतलब इतना ये है कि जितना ज्यादा आप डिजिटल बैंकिंग सीखेंगे, जितना ज्यादा आप इन एप्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, उतना आपका डिपेंडेंस दूसरे लोगों के ऊपर से कम होता जाएगा, और आप इंडिपेंडेंटली बैंकिंग भी खुद कर पाएंगे। बैंकिंग सर्विसेज खुद से आप अवेल कर पाएंगे, उनको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कैसे करें हम। तो आप बताइए
क्या आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इसके ऊपर, कैसे करना चाहिए, क्या हम लोग इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर सकते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स सर। उसके लिए मुझे लगता है कई सारी एनजीओ ट्रेनिंग भी देती है, मोबिलिटी की ट्रेनिंग। और सर हम स्टिक के सहारे, चाहे वो फोल्डिंग केन हो या सर फोल्डिंग केन हो या स्मार्ट केन हो, तो उसके सहारे मतलब उसके हेल्प से हम एज असिस्टेंस हमारा वो रहता है स्मार्ट केन या कोई भी फोल्डिंग केन। तो हम अगर हम मोबिलिटी का कुछ जैसे फॉर स्पेशली फॉर मतलब जो ये लेट ब्लाइंड है उनके बर्थ ब्लाइंड है वो तो कैसी मतलब ब्लाइंड जब बर्थ से है तो उनको पहले से ही वो अवेयरनेस आ जाती है मोबिलिटी की। लेकिन लेट ब्लाइंड वालों को थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि वो नया होते हैं इस फील्ड में, ब्लाइंड फील्ड में। तो मुझे लगता है सर वही है, स्मार्ट केन और फोल्डिंग केन के सहारे हम कहीं भी एक 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 वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट कर सकते हैं सर। सर ठीक है, रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत होती है थोड़ा, मतलब कि या फिर कोई बस वगैरह आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। और सर मुझे टेक्नोलॉजी का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ नीड हो वहाँ लोगों से हमें पूछना भी चाहिए कि कौन सी बस नंबर है। ठीक है। और टेक्नोलॉजी में मेरा ये कहना था कि मतलब हमें अगर हम उस इंडिपेंडेंटली कर पाए तो उबर कैब हम खुद बुक कर पाए, और अगर हमें मेट्रो से जाना हो तो हम एस्कॉर्ट सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती अगर मेट्रो ट्रैवलिंग है तो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और तो देखिए, उबर और ओला आज के टाइम पे एक्सेसिबल एप्स हैं। आपको कहीं भी जाना है, उबर बुक कीजिए, गाड़ी आ जाएगी, आप बैठ के कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, है ना? अब अगर आपको बाय एयर कहीं जाना है, तो द मोमेंट यू एंटर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के जैसे ही आप गेट पर जाएंगे वैसे ही आपको उस एयरलाइंस की तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड हो जाती है। आप अगर नहीं भी होती तो आप वहाँ पे आप सीआईएसएफ को या उस पर्टिकुलर एयरलाइंस के काउंटर पे जाके कह सकते हैं कि हमारा ये फ्लाइट है, हमें इससे ट्रैवल करना है, तो हमें एस्कॉर्ट दिया जाए। तो जो उनका एस्कॉर्ट होगा, जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको गेट से लेके एरोप्लेन तक, एयरक्राफ्ट तक आपको छोड़ के आएगा, जिसमें आपको बोर्डिंग पास इशू कराना, आपका लगेज जमा कराना, आपको सिक्योरिटी चेक इन कराना, आपको एयरक्राफ्ट में बैठा के आना, वो सारी उनकी जिम्मेवारी होती है। उसके बाद जब आप डी बोर्ड करते हैं तो आप बोर्डिंग के वक्त ही कह दीजिए, जब आप बोर्डिंग पास इशू करा रहे हैं, कि आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि वहां पर डी बोर्डिंग के वक्त हमें कोई लेने वहां पे आए, असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई आए। तो वो मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। तो जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो पहले ही आपके लिए कोई ना कोई पर्सन वहां पे खड़ा होता है आपको लेने के लिए। तो वो आपको लेके जाएगा, आपका सामान आपको दिलवाएगा, बाहर टैक्सी तक आपको छोड़ेगा बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा जो प्रॉब्लम है ट्रैवल करने का बाय एयर, वो तो यहीं पे रिजॉल्व हो गया। ठीक है। उसके बाद आप जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जहां भी आपको जाना है आप कैब कीजिए, वहां पहुंच जाइए, होटल जाना है होटल पहुंच जाइए। उसके बाद तो जहां पे आप जा रहे हैं वहां से आप कोई ना कोई असिस्टेंस ले सकते हैं बेसिकली। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वाइट केन कभी नहीं छोड़ना है। वाइट केन का इस्तेमाल हमेशा करना है। वाइट केन जो है वो सिंबल ऑफ प्राइड है, सिंबल ऑफ फ्रीडम है बेसिकली। अगर आपके हाथ में वाइट केन है तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये सोचना कि अरे भाई अगर हम वाइट केन हाथ में लेके चलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये कभी नहीं सोचना है। क्योंकि लोगों को आपकी सिक्योरिटी के बारे में उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपको पड़ेगा। अगर आपको चोट लगती है, आपको कोई इंजरी होती है, आपको कोई नुकसान होता है, तो फर्क किसी को नहीं पड़ेगा बेसिकली। तो ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए आपको इस्तेमाल करना है। आप लोगों को मत देखिए कोई क्या सोच रहा है। हम डिसेबल्ड हैं तो हम अपनी डिसेबिलिटी हाइड तो कर ही नहीं सकते हैं। क्या हम वाइट केन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या इससे हमारी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी? क्या हम उसको हाइड कर लेंगे? नहीं। कितने समय के लिए हाइड कर लेंगे उसको हम? पर व्हाइट केन जब आप इस्तेमाल करते हैं, रोड पर भी जब आप चल रहे हैं, सड़क पर भी जब आप चल रहे हैं, व्हाइट केन जब आपके हाथ में होती है तो सामने वाले को भी देख के मालूम चल जाता है कि भाई जो ये व्यक्ति आ रहा है ये ब्लाइंड है, ये विजुअली चैलेंज्ड है, तो हमें खुद ही बच के चलना है। अदरवाइज वो क्या करेगा, हॉर्न मारता रहेगा आपको, हट क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं हट रहे, क्यों नहीं हट रहे। और हो सकता है उस चक्कर में टक्कर भी हो जाए। लेकिन जब आपके हाथ में छड़ी होती है तो ये सामने एब्सोल्युटली वाले की एग्जैक्टली सर, जिम्मेवारी बन आप जाती है। बहुत सामने वाले व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो खुद जो है वो बच करके निकले,
और आपको कुछ ऐसा इनकन्वीनियंस ना हो, तो कहीं ना कहीं वो भी लायबल होता है फिर, क्योंकि आपने मैसेज दे दिया, छड़ी हाथ में आपने रख लिया, आपने समाज को मैसेज दे दिया कि भाई आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जब आप चलें तो आप ध्यान से चलें। तो इसलिए छड़ी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कहीं भी जाएं आप। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी एप्स का इस्तेमाल, जैसे गूगल मैप है, कहीं भी जाना है आपको, किसी भी कैफे जाना है, या आप कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हैं, अब आपको ट्रेवल करते वक्त खाना खाना है, आपको मालूम नहीं भी कौन सा ढाबा आएगा, कौन सा कैफे आएगा। अब मान लीजिए अगर चंडीगढ़ से मुझे अगर दिल्ली जाना है, तो अब मुझे कहीं पे रुक के खाना खाना है, तो मैं पहले दिल्ली का मैप डाल दिया, उसमें दिल्ली डेस्टिनेशन में दिल्ली डाल दिया मैंने। फिर ऑन द रूट भी सर्च कर सकता हूं मैं कि कौन से कैफे आएंगे, कौन से ढाबे आएंगे, कौन से रेस्टोरेंट आएंगे। और हमने डाल दिया उसको, उसको भी मैप पर चालू कर दिया। उसके बाद अगर हम कैब से जा रहे हैं तो हम ड्राइवर को कह सकते हैं कि भैया इतने किलोमीटर पर ये आएगा, ढाबा आएगा, यहाँ पे आपने गाड़ी रोकनी है। या आप उसको भी मैप शेयर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन है, इसका मैं मैप आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने गाड़ी रोकनी है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि एप्स का इस्तेमाल करना भी हमें सीखना पड़ेगा। ओला ओला का ऐप, उबर का ऐप, गूगल मैप। और अगर आपको ट्रैवल करना है, टिकटिंग के लिए टिकट बुक करना है, मेक माई ट्रिप, और बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम टिकट बुक करते हैं, तो वो सारे ऐप्स को चलाना भी हमें आना चाहिए। तो फिर आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकते हैं और छड़ी आपके हाथ में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सर आपको आपको कैसे चैलेंज आई ये मोबिलिटी के बारे में सर। नहीं देखो, मोबिलिटी के बारे में मैं शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट रहा हूँ। तो हम्म। मैंने तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, डीयू में भी, जेएनयू में भी, तो हम्म। मैंने छड़ी छड़ी कभी नहीं छोड़ी मैंने। उसका रीजन ये भी है कि आजकल जैसे स्ट्रे डॉग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, हॉस्टल में चले जाइए, आपको स्ट्रे डॉग्स बहुत मिलेंगे। तो छड़ी से एक तो आपकी मोबिलिटी इंश्योर हो जाती है, दूसरा जो स्ट्रे डॉग्स वाला इशू है वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता है। बेसिकली आपको मालूम चल जाता है कि आगे कुत्ता है। कई बार कुत्ता आपकी छड़ी की आवाज देखकर, छड़ी की आवाज सुन के, छड़ी देख करके साइड हो जाता है बेसिकली। तो इसलिए इसलिए मुझे कभी इस तरीके से मोबिलिटी का इशू नहीं आया। सर आप दूसरी ओर क्या अभी अभी या फिर और बाई सर्विस बस? में आने के बाद फिर असिस्टेंस रहता है। तो लेकिन फिर भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो छड़ी का इस्तेमाल जरूर करता हूँ। मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, छड़ी नहीं छोड़ता मैं। चाहे मैं आईएएस बन गया, लेकिन बावजूद उसके प्रॉब्लम्स तो मेरी भी वही सेम है जो आपकी हैं। आई एम ऑल्सो विजुअली चैलेंज्ड, तो मैं यस आपसे अलग तो हूँ नहीं। सर आप आई यस एम सर। ऑल्सो। बायोलॉजिकली चैलेंज है या फिर ब्लाइंड है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एम आई ऑडिबल? यस यस। सर आप लेट ब्लाइंड है या फिर बाय बर्थ है? बाय बर्थ। ओके, तो मतलब आपने स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट मोबिलिटी पे फोकस किया। जी बिल्कुल। और सर। ट्रेनिंग्स वगैरह सर मतलब जाते मेरा जाते सीख गए या फिर स्पेशल ट्रेनिंग ली? नहीं, ऐसा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक मोबिलिटी सेक्शन होता था, तो एक दो दिन जाके हमने सीखा, वहाँ पर जरूर सीखा। सीखना चाहिए कि सीढ़ी चढ़ते वक्त छड़ी का इस्तेमाल कैसे करना है, रोड क्रॉस करते वक्त कैसे करना है, तो वो एक बार सीखना जरूर चाहिए बेसिकली हमें। कि अगर हमारा राइट फुट अगर आगे बढ़ रहा है तो छड़ी कहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दाहिना पैर आगे बढ़ा रहे हैं तो दाईं तरफ ही छड़ी रख दिया हमने, बाईं तरफ का पता ही नहीं हमें क्या है। तो वो जो टेक्निक्स हैं वो हमें सीखनी पड़ेंगी, मोबिलिटी ट्रेनिंग थोड़ा सा ज़रूर लेना पड़ेगा। और उसके लिए भी एनएबी में सिखाया जाता है, मोबिलिटी ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। तो जब भी आपको यस सर, यस सर। मौका मिले दिल्ली आने का तो ज़रूर आप जाएं और सीखें। एक दो दिन में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। या आपके आसपास अगर कोई ऐसा एनजीओ है जो जहाँ पे मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ज़रूर जाएं, ज़रूर सीखें।
इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है लाइफ में। आप कुछ मर्जी बन जाए लाइफ में, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, लॉयर बन जाए, जज बन जाए, जो मर्जी बन जाए, लेकिन मोबिलिटी तो आपको आना ही चाहिए। जो इंडिपेंडेंस है वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट खुद ही होना पड़ेगा। आप बस सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर आप जीवन को जो है वो उतने उत्साह से जी नहीं पाएंगे बेसिकली। तो जब आप मोबिलिटी सीख जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपको जीवन जीने का एक अलग एक एक्साइटमेंट होगा बेसिकली, एक फ्रीडम होगा। सर हेलो। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था इस ऐप के बारे में सर। जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी में 2022 से ही ग्रेजुएशन कर रहा हूँ कलकत्ता से ही, तो बिहार से मतलब कि आते जाते रहते हैं हॉस्टल से, तो घर से तो एक बार ऐसे ही मतलब घर से आ रहे थे यहाँ पर कलकत्ता में, तो ट्रेन लेट की वजह से रात हो गई, 10-11 बज गए, 12 बज गए सर। तो उस टाइम जब बस वगैरह नहीं मिला तो मैंने एक कैब बुक किया था। तो वो मतलब कि स्टेशन से बाहर बोल रहे कि आप इस इतने नंबर पार्किंग लॉट में, इतने नंबर यहाँ पे आ जाओ, ऐसे मतलब कि बोल रहे थे सर। हम उनको बोले कि सर हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, हम नहीं जा सकते। तो फिर वो खुद ही कैंसिल कर दे रहे ट्रिप ऐसे। मतलब कि रात के वक्त कोई भी ऐप मतलब कि ओला उबेर या भी जो भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? मतलब रात के वक्त तो लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पर ब्रिज पास आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, वो पेड़ दिख रहा है, नहीं, वो किसी मतलब के उनको ये बोले किसी कि के हम ब्लाइंड है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो ओला उबर वाले बहुत बार कैंसिल कर देते हैं। उसमें उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप सामने वाला पर्सन डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड है। वो कई बार उनका जाने का मन नहीं होता है, डेस्टिनेशन सुनते ही मना कर देते हैं, यहाँ हम नहीं जाएंगे, कैंसिल कर देते हैं। दूसरा बुक कर लीजिए आप, दूसरा कैंसिल कर देते हैं, तीसरा बुक कर लीजिए आप किसी से हेल्प मांग लीजिए कि मुझे मतलब वहां कि तक छोड़ दीजिए। उस दिन रात में, हाँ, लास्ट में फिर पुलिस को कॉल करना पड़ा सर। मतलब कि वो बहुत डेंजरस रात उस दिन एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब क्या बोले। लास्ट में पुलिस को कॉल करके उनको बुलाना पड़ा। मतलब कि बहुत सारा ट्राई किए, वो लोग ऐसे ही बोल रहे कि हम इस पार्किंग लॉट में आ जाइए, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई और सवाल? कहीं से बहुत जबरदस्त साउंड आ रहा है। लाइक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था। हेलो। यस यस। अजय सर, मेरा क्वेश्चन आपसे सर, जो क्वेश्चन था जो आपके फर्स्ट, सर ये साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से, मुझे नहीं पता हाँ कहाँ से आ रहा हाँ हाँ, कहीं से है साउंड। शिवम, शिवम म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछना अभी, वो म्यूट कर सकते हैं। देखिए, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक बातचीत है। है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मैं बातचीत करने आया हूँ, और क्योंकि बातचीत के माध्यम से जो डिस्कशन किया जा सकता है वो लेक्चर के माध्यम से नहीं हो सकता है बेसिकली। सो आई डोंट बिलीव इन लेक्चरिंग पीपल, दो आई हैव बीन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया भी है कुछ महीने एज अ परमानेंट फैकल्टी। पर बातचीत करने में मेरा ज़्यादा विश्वास है। तो आप खुल के अपनी बात रखिए, जी बताइए। सर, तो मेरा क्वेश्चन आपसे लाइक फर्स्ट जो आपने टॉपिक डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे सर आपने बता दिया, जैसे हम पीपीटी प्रेजेंट करते हैं तो जो सर टोटली ब्लाइंड है वो ब्रेल का यूज कर सकते हैं। सर लो विजन्स के केस में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पर्सनली मैंने ये फेस किया है कि लो विजन्स में हमें सर ना डिस्प्ले दिखता है, और लाइक प्रेजेंट तो करने में काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो तो आप लाइक। लो विजन के केस में आप उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप प्रिंट पढ़ सकते हैं, उसका लार्ज प्रिंट में अपने पास आप प्रिंट आउट निकाल के हाँ रखिए हाँ। सामने टेबल पे। और उसके ऊपर आप स्लाइड नंबर डाल दीजिए। और आप लेकिन जो भी आपके साथ में हो उसको आप बोलिए इतना स्लाइड नंबर पे चलिए, और आप पढ़ के बताते रहिए, एक्सप्लेन करते रहिए। सर मेरे प्रोफेसर सर ने भी लेकिन सेम मैं यही भी सजेशन दिया साइड था ऑन मुझे, करना चाहूंगी। बट मुझे जो प्रॉब्लम।
कि मैं भी लो विजन हूँ, मुझे भी सेम प्रॉब्लम ही फेस होती है। आपने जैसे ये सॉल्यूशन बोला ना, हम लार्ज प्रिंट करके बोल लें, बट जितनी देर में हम फोकस करके बोलेंगे ना, उतनी देर में सर मतलब वो बहुत टाइम हो जाता है, वो बहुत धीरे धीरे बोल पाएंगे, तो थोड़ा फिर सा ना आपको हम रिहर्स, बोल नहीं नहीं, पाएंगे। मतलब ये है कि ऑन द स्पॉट नहीं है, अब आपको थोड़ा सा रिहर्स करके तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अगर आपका पीपीटी है, कहीं आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा। ये नहीं कि ऑन द स्पॉट जाते ही हम एकदम डिलीवर कर देंगे दूसरे लोगों की तरह। थोड़ा तैयारी करके हमें पहले से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी थोड़ा लिमिटेशंस तो है। अब हमें ब्रेल से पढ़ना है तो तुरंत सब कुछ एक्सप्लेन करना है। अगर वहीं पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि ब्रेल में क्या लिखा हुआ है, फिर तो बहुत समय निकल जाएगा। तो थोड़ा तैयारी करके जाना पड़ेगा वहां पे, 2 4 बार 10 बार आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। अभी प्रेजेंटेशन में बोलना क्या है, मुझे किस किस स्लाइड पे मुझे क्या बोलना है, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। पर कहने का मतलब ये, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप उतने ही इफेक्टिवली डिलीवर कर पाएंगे जितना कि आपका एक साइटेड काउंटर पार्ट डिलीवर कर रहा है बेसिकली। तो आप अपनी लिमिटेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और दूसरों को दिखा सकते हैं कि हम भी पीपीटी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो लोग यही सोचते हैं ना कि इनको तो पीपीटी का क्या पता है, तो पीपीटी बनाना तो छोड़ दो, देना तो दूर की बात है, बना भी नहीं पाएंगे ये तो। पीपीटी प्रेजेंटेशन तो डिलीवर की बात तो दूर की है, बना भी नहीं पाएंगे ये लोग। तो लोगों का परसेप्शन तो यही है अभी। तो जब आप डिलीवर करना चालू करेंगे तो परसेप्शन अपने आप बदलने लगेगा। यस सर, ऐसा थैंक्स। ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है, चैलेंज जरूर आएगा। और चैलेंज यही बातचीत करके मिलजुल के आपको अपने अपने रास्ते, वर्क अराउंड्स निकालने पड़ेंगे कि ये अगर चैलेंज आ रहा है तो उसका क्या हल हो सकता है। लेकिन हर चीज का रास्ता निकलता है। जब हम सर्विस में आए थे, सर्विस में आने के बाद बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन उसके रास्ते खुद ही निकालने पड़ते हैं आपको। और वो निकलते हैं। जो जो, जो चैलेंज आप फेस करते हो, एक बार फेस करोगे, 2 बार 10 बार 20 बार करोगे, नेचुरली कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी माइंड में आएगा कि अगर ये मुझे प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जब आप 2 4 बार सोचेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क अराउंड जरूर मिलेगा आपको। तो मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज जो समय दिया गया था मुझे, उस समय के मुताबिक जो है वो सर चीजें मुझे एक लास्ट कवर। क्वेश्चन पूछनी है सर, इट्स उत्तम। हाँ बताइए। इस समय पूछा कि किसी भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का कैडर कैसे डिसाइड होता है? वो आईएएस और आईपीएस का जो कैडर होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कि पहले तो ये देखा जाता है कि उस स्टेट में वैकेंसी कितना है। ओके। अगर किसी साल वैकेंसी नहीं है, तो अगर आपका रैंक वन भी है, आपने मान लीजिए अब आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया, लेकिन बिहार में उस कैटेगरी में अगर वैकेंसी नहीं है उस साल, तो आपको बिहार कैडर नहीं मिलेगा, चाहे आप ऑल इंडिया टॉपर ही क्यों ना हो। तो उस कैटेगरी में उस साल वो वैकेंसी होनी चाहिए। और दूसरा आपका रैंक, कि आपका क्या क्या रैंक है। तीसरा, आपने कौन सा प्रेफरेंस भरा है, किस प्रेफरेंस पर उस स्टेट को रखा है, जो जो स्टेट आप लेना चाहते हैं। पहले तो ये जो कैडर लेना चाहते हैं, उस कैडर को आप, वो चॉइस आपने कितने नंबर पे रखा है। प्लस सर्विस, किस जो सर्विस आप लेना चाहते हैं उस सर्विस को आपने कौन से प्रेफरेंस पे रखा है। प्रेफरेंस नंबर 2 पे है, 10 पे है, 20 पे है, 22 पर है। फिर आपका रैंक देखा जाता है कि जिस, अगर आपने मान लीजिए कोई सर्विस 2 नंबर पे रखी है, लेकिन 2 नंबर पे एक वही सर्विस किसी और बंदे ने रखी है जिसका रैंक आपसे ऊपर है, तो उसको मिलेगा, फिर वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, रैंक भी होता है, आपका चॉइस भी होता है, प्लस वैकेंसी उस स्टेट में उस साल वो वैकेंसी है या नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। सो हेलो सर। एनीवन हैज लेफ्ट, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी? या हेलो, हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, माय नेम इज मोहन एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आरएल कॉलेज। ओके। या, तो मेरा एक क्वेश्चन है। सपोज मैं, अगर अब हमने यूपीएससी एग्जाम दिया और हमारा प्री और मेंस क्लियर हो गया, तो एक तो क्वेश्चन ये है कि मतलब कौन कौन सी पोस्ट जो है यूपीएससी में वो रिजर्व होती है, मतलब लाइन के लिए। और दूसरा, इंटरव्यू में मतलब किस तरह का हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, मतलब किस तरह से क्वेश्चन का आंसर हमें करना चाहिए। तो देखिए, इसमें तो ये है कि पहला आपका सवाल ये है कि आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, यस सर। है ना। प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, और फिर क्या पूछा आपने। सर, कौन कौन सी पोस्ट जो है वो हमारी
ठीक है, ठीक है, पोस्ट रिजर्व होती कॉन्करेंसी है। ठीक है। और दूसरा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखिए, हर साल जो नोटिफिकेशन निकलता है यूपीएससी का, तो उसमें पोस्ट जो है वो ईयर मार्क्ड होती हैं कि टोटली विजुअली इम्पेयर्ड, या पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, या पर्सन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हर कैटेगरी के लिए कौन कौन सी पोस्ट ईयर मार्क्ड है, वो उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा रहता है बेसिकली। तो जब आप फॉर्म भरेंगे, जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तो उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें आप। उसमें आपको बताया जाएगा कि आईएएस में क्या टोटली ब्लाइंड एलिजिबल है, उसमें लिखा होगा। आईपीएस में क्या है, नहीं है, तो नहीं लिखा होगा उसमें। कौन कौन सी डिसेबिलिटी वाला है, वो सब लिखा रहता है उसमें। तो ये चीज तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात रही इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए, तो आपके पास 15-20 दिन 25 दिन का समय रहता है। तो उसमें क्या होता है कि एक डेफ, जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के बाद जब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो भरा जाता है बेसिकली। तो वो आपका प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल को आप थॉरली तैयार करें। 4-5 पेज का जो प्रोफाइल आपका होगा, जो भी आपने उसमें लिखा है, उस चीज के ऊपर आप तैयारी करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं मोहन? सर मैं यूपी से हूँ। किस जगह से हैं? यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन। जालौन से हैं आप, ठीक है। यस सर। तो आप लिखेंगे अपनी प्रोफाइल में मैं जालौन से हूँ, तो वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जालौन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, वहाँ की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जालौन कब बना, जालौन की डेमोग्राफी क्या है, जालौन की ज्योग्राफी क्या है, उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट कैसा है जालौन का, ठीक है। तो ये वहाँ की इकोनॉमी क्या है, प्राइमरीली क्या एग्रेरियन इकोनॉमी है, इंडस्ट्रीज हैं तो कौन किस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर। तो ये आपको कहने का मतलब ये है कि आपका नाम मोहन है, तो आपके नाम के बारे में पूछा जा सकता है कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, ठीक है। जिस जिस भी आप जगह से आते हैं उसकी हिस्ट्री पूछी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अब आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने अपना ग्रेजुएशन रामलाल आनंद कॉलेज से किया, तो रामलाल आनंद कॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है, ये रामलाल आनंद कॉलेज किन के नाम पर बना, ये रामलाल आनंद कौन थे, क्या थे, ये एडवोकेट थे, क्या थे, उनके पर्सनालिटी के बारे में आपसे कुछ। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा है, वहां से वो कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं, और जो आपका बैकग्राउंड है वहां से पूछा जा सकता है। प्लस उस वक्त करंट में क्या चल रहा है, नेशनल इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मान लो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई कन्वेंशन हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कोई कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई नई स्कीम आई है, कोई नया एक्ट पास हुआ है, कोई नई पॉलिसी आई है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके लिए यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है तो लोग मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं। तो उसमें 4-5 लोग बैठते हैं और आपसे ऐसे ही सवाल पूछते हैं जैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जैसे संकल्प के लोग हैं, संकल्प एकेडमी है एक, आरके पुरम में है, आरके पुरम में भी है उनका सेंटर, पहाड़गंज में भी है, वो लोग करवाते हैं मॉक इंटरव्यूज। तो उसमें बहुत सारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स वो आते हैं, उस मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, बोर्ड में बैठते हैं, जो उनके बोर्ड बनते हैं। तो वो आपको वैसा ही फील कराएंगे जैसे असली इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही आपसे वो सवाल पूछेंगे, आप उनका आंसर करेंगे। जहां भी आप गलती करेंगे फिर आपको बताएंगे कि भी आपने इंटरव्यू में यहाँ यहाँ पर ये गलतियां की हैं। अगर आपसे उन्होंने सवाल पूछा कि बताइए एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत क्या होना चाहिए इंडिया में, हेल्थ सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो अब जब आप आंसर करेंगे तो कोई पॉइंट आपने छोड़ दिया है, कोई 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने वहां पे नहीं रखा, तो आपको बताया जाएगा, गाइड करेंगे वो। तो मॉक इंटरव्यूज लेना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ओके, थैंक उससे यू क्या सर। होता है कि जो गलतियां आप अपने इंटरव्यू में करने वाले होते हैं, वो बहुत सारी गलतियां आपकी पहले ही मिनिमाइज हो जाती हैं मॉक इंटरव्यूज के वक्त ही। भावना जी। हाँ सर, पल्लवी दिस साइड हाँ फ्रॉम पल्लवी जी। एनएबी। यस सो यस। थैंक यू सो मच सर। एनीवन हैज लेफ्ट? किसी को कोई और क्वेश्चन है? मैम क्वेश्चन हम नहीं है मैम, मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, कल जो टेस्ट होना है उसकी टाइम हाँ लिमिट भी है कि
मतलब कभी भी दे सकते हैं। हाँ, उसका एक टाइम लिमिट है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपसे, मैं कनेक्ट कर लूंगी, ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। Okay. Thank you, Ajay sir. Thank you for coming. Thank you for थैंक sharing यू this सर। information with us. Thank you for giving us your valuable time. Thank you. Thank you. It's my थैंक यू pleasure. अजय सर। Okay. Thank you. Thank you. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you.